आज हमारे बीच डॉक्टर अश्विनी महाजन हैं, जो कि अखिल भारतीय सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, और माननीय अर्चना मीना जी हैं, जो अखिल भारतीय सह संयोजक हैं स्वावलंबी भारत अभियान के, और महिला सह प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच की, और एक सफल महिला उद्यमी भी हैं। हमारे बीच में दीपक शर्मा जी भी हैं, जो कि सह व्यवस्था प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच के। अर्चना जी प्रस्तावना करते हैं। स्वावलंबी भारत अभियान, जैसा कि हम नाम से ही थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, 12 जनवरी 2024 को स्वावलंबी भारत अभियान को प्रारंभ 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अभियान की शुरुआत, मैम थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में हल्का सर, थैंक यू। अभियान की शुरुआत 8 आर्थिक समूहों ने और सामाजिक और शैक्षणिक समूहों ने मिलकर की थी। अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में बेरोजगारी का उन्मूलन करना था। क्योंकि हम सभी भारत के इतिहास को समझते हैं, हमें पता है कि भारत 200-300 साल पहले ऐसा नहीं था। भारत में बेरोजगारी नाम का कोई शब्द नहीं था। उसका मुख्य कारण था कि भारत में नौकरी की तरफ कोई रुझान नहीं था। भारत, हमारा देश स्वरोजगार और उद्यमिता के रास्ते पे चलता था। भारत के गांव सेल्फ सस्टेनेबल थे। गांव में किसी तरह का कोई पलायन, इस तरह की कोई बात नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़े और बाहरी शक्तियां जब भारत में आई, तब भारत में नौकरी पेशा लोग पैदा हुए। नौकरी की तरफ एक रुझान डेवलप होता चला गया, जिसकी वजह से आज नैरेटिव ऐसा सेट हो गया भारत में, हमारे देश में, कि नौकरी की तरफ ही लोग जाना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों को ज़्यादा प्राधान्य तौर पर देखते हैं। तो स्वावलंबी भारत अभियान, कुछ संगठनों ने जब ये विचार किया कि किस प्रकार हम फिर से भारत को समृद्ध, शून्य गरीबी रेखा पर ले जा सकते हैं, और भारत को समृद्ध भारत बनाने के लिए इस तरह का एक पहल हुई, जिसका नाम स्वावलंबी भारत अभियान रखा गया। और इस तरह से एक तंत्र विकसित किया गया भारत में। पिछले 2 वर्षों में पूरे 45 प्रांत और लगभग 750 जिलों में ये काम हुआ, और तंत्र संरचना एक विकसित हुई भारत में। एक स्ट्रक्चर डेवलप किया गया कार्यकर्ताओं को लेकर, और निश्चित रूप से ये एक संगठित प्रयास रहा, जिसमें स्वदेशी जागरण मंच समन्वय की भूमिका में रहा। और सभी 8 संगठन जिन्होंने शुरुआत की थी, माननीय अश्विनी जी, महाजन जी, भाई साहब, और विस्तार से इस पे प्रकाश डालेंगे। मैं एक मोटा आपके सामने एक खाका रखा है मैंने, और आज करीब 32 संगठन, कुछ शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन इसके साथ काम कर रहे हैं, और साथ में कुछ अन्य संगठन भी हैं जो इसमें आगे काम कर रहे हैं। आप सभी के साथ में हम इस तरह का एक डिटेल में लिखा हुआ एक पेपर सभी के साथ रखेंगे, तो उसको बहुत विस्तार से मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। तो मैं माननीय भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि उसको विस्तार से आपके सामने रखें। मित्रों, स्वदेशी जागरण मंच को सामान्यतः आप सब लोग एक पॉलिसी इंटरवेंशनिस्ट संगठन के नाते मानते हैं, समझते हैं। वो कार्य यथावत जारी है, आप सब लोग जानते हैं। और हमारे स्वदेशी जागरण मंच के कार्य के आयामों में आपको ध्यान ही है कि जन जागरण, भूमंडलीकरण के खिलाफ, उसके कारण होने वाले दुष्परिणामों के खिलाफ, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के तंत्र जाल के खिलाफ, और सरकार में अगर कोई नीतियां उनके पक्ष में बनती हैं तो उनके खिलाफ हम लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। और आप सब लोगों के सहयोग से हम काफ़ी हद तक उन कई नीतियों को बदलाव में भी सहायक हो सके हैं, जो देश के हित में नहीं रही। ये पिछले 30
31 वर्षों की जो हमारी यात्रा है, उसमें एक महत्वपूर्ण आयाम रचनात्मक भी है। हम लोग जानते हैं कि देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो एक तरफ भूमंडलीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कई बार राजनीतिक सहयोग भी उन लोगों को मिलता है, तो उसके बारे में स्वदेशी जागरण मंच हमेशा जागरूक रहा ही है। आपको ध्यान है कि पिछले लगभग 30-32 वर्षों में किस प्रकार से अंधाधुंध भूमंडलीकरण के कारण, खुले आयातों के कारण, लगातार घटते हुए टैरिफ के कारण, यानी हम जो एक ज़माने में भूमंडलीकरण शुरू होने के बाद भी लगभग 35-40% टैरिफ एवरेज लगाया करते थे, जिसको वेटेड एवरेज टैरिफ कहते हैं। 2004 तक यह टैरिफ लगभग 23 से 24% रहा, लेकिन उसके बाद यूपीए की सरकार के आने के बाद वो 6 से 7% पर आ गया। उसका सीधा परिणाम हमने देखा कि हमारे देश में जो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कभी हम एक ज़माने में अंग्रेज के ज़माने में समझते थे कि डीइंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो हमारे आज़ाद भारत में 2004 के बाद हमने देखा। और जो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 21.5% से घटकर 2017-18 तक आते हमने देखा कि वो लगभग 16% पर आ गया, 16%. So as a result of that, we have witnessed enormous decline in industry, manufacturing, and the obvious result was, the victim was the employment. So उस बेरोजगारी की समस्या के समाधान की दृष्टि से हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद एक बदलाव देखा। मेक इन इंडिया की बात की गई, और लेकिन टैरिफ रिडक्शन के बारे में भी विचार हुआ, लेकिन वो 2018 के बाद हमने देखा कि वो ज़्यादा तीव्रता से किया गया। और कोरोना काल के दौरान हमने देखा कि एक पूरी दुनिया में सोच में बदलाव आया। जिस ग्लोबल वैल्यू चेन की बात की जाती थी वो धराशायी हो चुकी थी। जिस अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन की बात की जाती थी वो हमने देखा कि जो भूमंडलीकरण के पैरोकार देश थे, जो कहते थे कि हम पूरी दुनिया एक गांव है, वो वैक्सीन के लिए, जो उनके पास भरपूर मात्रा में वैक्सीन थी, वो देने के लिए तैयार नहीं थे। वैक्सीन के लिए जो आवश्यक रॉ मटेरियल था वो भी दबा करके बैठ गए और अपने आप को वो भूमंडलीकरण के पैरोकार कहा करते थे। तो ऐसे में पूरी दुनिया के लोगों में एक नया सोच डेवलप हुई है, और वो है स्वावलंबन की अप्रोच, वो है आत्मनिर्भरता की अप्रोच। और बहुत सही समय पर और बिल्कुल उपयुक्त तरीके से सीधे बात करते हुए हमने आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया है। सरकार का इस विषय में हम लोग धन्यवाद भी करते हैं। तो ऐसे में, जैसे बहन अर्चना जी ने बताया कि ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो आर्थिक क्षेत्र के संगठन थे, इसमें भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, ग्राहक पंचायत, सहकार भारती, लघु उद्योग भारती और स्वदेशी जागरण मंच, इन सब लोगों की एक बैठक हुई और उसमें एक विचार आया कि आज इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए उस मानसिकता को बदलना पड़ेगा
उस नैरेटिव को बदलना पड़ेगा जो नौकरी का नैरेटिव है। पहले नेहरू जी की पॉलिसीज के तहत हमने देखा कि सब लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते थे। उसके बाद भूमंडलीकरण की नीति आई तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, अगर सरकारी नौकरियां कम है तो MNCs की नौकरी। हम सब लोग जानते हैं कि करोड़ों युवा हमारे श्रम शक्ति में हर साल प्रवेश करते हैं, 1.2 करोड़ की संख्या रहती है। ऐसे सब लोगों को ना तो MNCs को नौकरी दे सकती हैं, मात्र 36,000 नौकरियां HUL के पास हैं, हिंदुस्तान यूनिवर्सल जो सबसे पूरे देश भर के लिए FMCG प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ऐसे ही 1000, 2000, 5000 और जितने भी ये इवन हमारे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के क्षेत्र है उसमें भी सभी जितनी भी कंपनियां मिला लें तो 10 लाख से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं हैं। तो हमारा ये कहना है कि ऐसे में देश में यदि रोजगार को बढ़ावा देना है और बेरोजगारी को समाप्त करना है तो एकमात्र ही रास्ता है, और वो है कि हम नौकरियों के पीछे भागने की बजाय, ये ठीक है कि वहाँ नौकरियाँ भी जनरेट करनी है और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमने एंटरप्रेन्योर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमियों को इस देश में निर्माण करने की ज़रूरत है। एक ज़माना था कि जब हमारे देश में उद्यमी ही उद्यमी होते थे और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, और वही देश है, वही हमारी भूमि है, वही हम अन्न खाते हैं। तो इसलिए हम लोग दोबारा से एक उद्यमियों का देश निर्माण करने की तरफ हमने देखा किस प्रकार से स्टार्टअप इकोसिस्टम के डेवलप होने के बाद 1 लाख स्टार्टअप बिना बहुत मेहनती प्रयास के खड़े हो गए, उसमें 107 यूनिकॉर्न्स हो गए। ऐसे में और आज एक सरकार की जो नीति है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, टैरिफ भी जहाँ जहाँ आवश्यक है बढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ लाइसेंस लगाने की आवश्यकता है वहाँ लाइसेंस लगाए जा रहे हैं, जहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की जरूरत है वहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जा रही हैं। एक वातावरण निर्माण हुआ है। ऐसे में यदि समाज को इसके साथ आना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि हमने सरकार नीतियां बना देगी और उसके कारण अपने आप ही रोजगार निर्माण हो जाएगा, ऐसे ही अपने आप लोग उद्यमी बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं संभव है। हमें समाज को अपने साथ लेकर के चलना पड़ेगा। यही सोच करके, यही विचार करके ये तय किया कि हर जिला में हम एक उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र खोलेंगे, जहां पर जो उद्यमी कोई नया वेंचर करना चाहते हैं उस वेंचर के लिए समाज के लोग मिलकर उसका सहयोग करें। हर जिला के अंदर जो केंद्र खुला है उसमें टीम 11 बनाई गई है, यानी एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बनाया गया है। और इसके अलावा समाज से कोई टेक्नोक्रेट्स हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई खुद उद्योग चलाने वाले लोग हैं, कुछ समाज में जो ट्रेडर्स एसोसिएशंस के लोग हैं। ऐसे सब लोगों को मिल करके एक भावना के साथ, क्योंकि हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति कोऑपरेट करने की बहुत अच्छी एक समझ है। अपना देश जो है वो मिलजुल करके काम करने वाला देश है। ऐसे में एक समाज को साथ लेकर के उसमें हमने परहेज ये नहीं किया कि भाई कोई पॉलिटिकल क्षेत्र का व्यक्ति है तो उसको बाहर रखना है। पॉलिटिकल क्षेत्र के लोगों को भी अपने साथ लेकर के, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो MPs हैं, MLAs हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, उन सबको साथ लेकर के एक ऐसा वातावरण निर्माण किया जा रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी क्रिएट हो और उन उद्यमियों के लिए उनकी हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है। कहीं उनको क्योंकि आप समझते हैं कि एक समाज जब खड़ा होता है और स्वदेशी जागरण मंच की अगुवाई में ये सभी संगठन जब काम करते हैं तो लघु उद्योग भारती है, ग्राहक पंचायत है, सहकार भारती है, सहकारिता से काम चलेगा। कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी होगी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, कहीं कंपनी बनानी होगी तो कंपनी बनाएंगे। कैसे भी हम जो सरकार की वो नीतियां हैं, चाहे वो API के प्रोडक्शन की बात है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोडक्शन की बात है, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर है, चाहे वो खिलौनों का क्षेत्र है, चाहे वो केमिकल का क्षेत्र है, चाहे वो सोलर पैनल बनाने का है, उसके लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाने का है, चाहे EVs बनाने का है, ऐसे सब जितने भी प्रकार के नए नए उद्योग। और हम समझ रहे हैं कि हमने
जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 वी फेल्ड, क्योंकि हम गुलाम थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 में हम नहीं कुछ कर पाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 तक सरकार तैयार नहीं थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 में हमारी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण हम आईटी के क्षेत्र में पिछड़ गए। लेकिन आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 का जमाना है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये देश अफोर्ड नहीं कर सकता है कि अब हम पीछे रहें। अब हमें दुनिया में सबसे आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी, चाहे वो एआई का क्षेत्र है, चाहे वो रोबोटिक्स का क्षेत्र है, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र है, चाहे वो किसी भी प्रकार के नए नए उद्योगों का कितने भी क्षेत्र हैं, उन सब में हमारे जो युवा हैं, कंप्यूटर्स के क्षेत्र में, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम मिशन जो स्टार्ट किया गया, ऐसे तमाम प्रकार के नए नए जो प्रयास हैं, हमें उसके लिए लॉजिस्टिक्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक है, हमारे यूपीआई को लेकर के, हमारे इस प्रकार के जो प्रयास हैं हमारे युवाओं के, यानी आज ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यदि हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने युवाओं को तैयार करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के आपके सामने हम लोग आए हैं कि पिछले 2 साल में हमने एक महती प्रयास किया है, बड़ा प्रयास किया है, और जिसके तहत आज हम 458 जिलों में हमारे अभी तक उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र खुल चुके हैं। रोजगार सृजन केंद्र भी कहते हैं, कहीं उनको रोजगार स्वावलंबन केंद्र भी कहते हैं। तो ऐसे जहाँ जिस प्रकार के लेकिन उन सब का भाव एक ही है कि हम इस देश में युवाओं में उद्यमिता का विकास करें, और उसमें उनके सामने आने वाली तमाम जो कठिनाइयां हैं, हम समझते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए तो कई तरह के लोग हैं, कई तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, कहीं अटल इंक्यूबेशन लैब्स बनाई गई हैं, कहीं इंक्यूबेटर्स हैं, कहीं प्राइवेट क्षेत्र में भी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कई प्रकार के एक्सेलरेटर्स इत्यादि, ऐसे तमाम प्रकार का एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। लेकिन छोटे छोटे उद्यमियों के लिए, छोटा काम करने के लिए जो उद्यमी हमारे युवा सामने आ रहे हैं, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए हम सब लोग इकट्ठा आकर के काम करें। उसमें हमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है। इस समय श्रीधर वेम्बू जो जोहो कॉर्पोरेशन के CEO हैं, वो इस के पैटर्न हैं। इसके अलावा और भी बड़ी संख्या में हमारे जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए, वो समाज में बहुत सारे लोग इकट्ठा, कहीं हमने हर प्रांत में इस प्रकार के प्रमोटर्स, इस प्रकार के जो पैटर्न्स जो हैं, उनको डेवलप किया है। तो ऐसे में यही बात हम आपके समक्ष रखने के लिए आए हैं। तो स्वदेशी जागरण मंच की एक भूमिका आपने पहले देख रखी है, उस दूसरी भूमिका के बारे में आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। बाकी कोई प्रश्न हो तो बताएं। मैं दीप्तिमान तिवारी, इंडियन एक्सप्रेस से। अभी तक मतलब आप अपनी सफलता को किस तरह से इसमें मेजर कर रहे हैं, और इन द सेंस कि आपने ये तो बताया कि 458 डिस्ट्रिक्ट्स में आपने उद्यमिता केंद्र खोल रखा है, लेकिन वहाँ से अभी तक कितने उद्यमी तैयार कर पाए हैं, कितने लोग कोई रोजगार अपना सृजन कर पाए हैं वहाँ से, कुछ इस तरह का कोई डेटा है? बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं लोग। अभी हमने इस प्रकार का कोई डेटा संकलन करने का कार्य तो नहीं किया है, लेकिन एक बात दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक कोई इकोसिस्टम ही नहीं है। सरकारी संस्थान का काम करते हैं, लेकिन सरकारी संस्थानों के बारे में आप लोग जानते हैं, इतने वर्षों से, सदियों से वो सरकारी संस्थान काम करते हैं। तो सरकारी संस्थानों से ज़्यादा समाज का सहयोग जो है वो उपयोगी हो सकता है। तो ऐसे में हमने कई प्रकार के प्रयास करे, जैसे एक एंटरप्रेन्योर्स को हम सम्मानित करने का काम करते हैं, यानी जो एंटरप्रेन्योर्स पहले से अभी बन रहे हैं और जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनको हम सम्मानित करने का काम करते हैं, फेलिसिटेट करते हैं उनको। चैंपियनशिप अवार्ड, एंटरप्रेन्योर्स चैंपियंस अवार्ड 2024 भी हमने इंस्टीट्यूट किया है। इसमें 2 मार्च को, हाँ, तो 2 मार्च को इसका इवेंट है, भारत में इवेंट किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम प्रकार के जो ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं, इनके माध्यम से हम लोग समाज के साथ मिल करके, और जब हमने इसकी शुरुआत की तो लोगों ने हमसे पूछा
कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रयास है, क्योंकि अभी तक हम समझते हैं कि क्योंकि समाज सब कुछ कर सकता है। हमारा स्वदेशी जागरण मंच का और संघ का शुरू से ये मानना है कि सरकारों की जहाँ सीमाएं समाप्त होती हैं वहाँ से समाज की सीमा शुरू होती है। तो इसलिए समाज कुछ भी कर सकता है। समाज के सब लोग जब मिल जाते हैं तो अपने देश की समस्याओं का समाधान वो स्वयं कर सकते हैं। तो ऐसे में हम जहाँ जहाँ हमने केंद्र खोले हैं, लोग हमारे पास सलाह लेने के लिए आते हैं। किसी को बैंक की लोन नहीं मिल रहा है तो हम उनको बैंक का लोन दिलाने में सहयोग करते हैं। कहीं मार्केटिंग की, कहीं टेक्नोलॉजी की, कहीं किसी एक स्थान पर कोई एक सक्सेस स्टोरी बनती है तो हम उस सक्सेस स्टोरी को बाकी दूसरे स्थानों पर जाकर के बताते हैं ताकि वो लोग इसको कर सकें। जैसे ऐसे हमारे पास कई ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं जो सक्सेस स्टोरीज के नाते हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में चूंकि ये ऑल इंडिया वो कार्यक्रम है और स्वदेशी जागरण मंच इसमें अकेला नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बताया, स्वदेशी जागरण मंच तो एक मंच के नाते एक जिसको कहें एक कैटलिस्ट के नाते काम कर रहा है। और बाकी सारे संगठन वो अपने आप में बड़े संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है, विद्यार्थियों के बीच में काम करता है। तो उनके माध्यम से और अपने प्रयासों से हम हर जगह, हर प्रांत में जो बड़े बड़े हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस हैं, हम 12वीं के बच्चों तक को जा कर के इस प्रकार की प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं कि आप जो एक माइंडसेट है कि इस काम को करने के बाद आपको नौकरी ही ढूंढनी है, उसके बजाय आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़िए तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने अपने स्टार्टअप्स बना करके नए आइडियाज़ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और उन आइडियाज़ के कारण एक बहुत बेहतर इकोसिस्टम अपने देश में डेवलप हो रहा है। और ऐसा एक आपको भी शायद लगता ही होगा, क्योंकि आप तो समाज में ज़्यादा घूमते हैं, कि एक नए प्रकार की अनुभूति और एक नए प्रकार का जोश इस समय देश में और युवाओं के बीच में है। और जब कोई जैसे सरकार की तरफ से ये बात की जाती है कि हम विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो वास्तव में लोगों के मन में ऐसी भावना एक विकसित हो रही है कि हाँ, हम बन सकते हैं। उसके लिए समाज को इकट्ठा आना पड़ेगा। आपके माध्यम से, इस प्रेस के माध्यम से, प्रेस मीट के माध्यम से हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि समाज में इस प्रकार की भावनाओं को निर्माण करने के लिए आप हमारा सहयोग करें। थोड़ा सा अगर संक्षेप में ये बता पाएं कि किस तरह की सहायता जो है इन केंद्रों से आप उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी उद्यमी आपके पास या कोई भी नौजवान जो आता है जिसको कुछ करने की इच्छा है, तो किस तरह की सुविधा, मतलब चाहे वो सुझाव हो या जैसे जो चीज़ आपने बताई कि किसी को बैंक लोन नहीं मिल रहा है तो वो दिलवाना, बाकी कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं, किस तरह की मदद आप कर रहे हैं इसमें? कई जैसे हमारे पास कई ऐसे भी बंधु हैं जो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जैसे फंडिंग, स्टार्टअप फंडिंग जो है वो भी उनके माध्यम से भी होती है। चेदर बैम्बू उसमें से एक हैं। बाकी इसके अलावा हमारा संपर्क लगातार दूसरे जो जैसे टीवीएस कैपिटल है, उनके साथ हमारा संपर्क बना, वो भी हमारे सहयोगी हैं। इसके अलावा संजीव बिखचंदानी और बहुत बड़ी संख्या में एक जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने वाले वो लोग हमारे साथ हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हम होते हैं वहाँ कहीं पर मुद्रा लोन मिलने में कोई कठिनाई है, कहीं दूसरे छोटे लोन मिलने में कठिनाई है, तो हम उसको अपने जो गुड ऑफिसेस का उपयोग करके हम उनको लोन दिलाने की कोशिश करते हैं। कहीं उनके साथ कोई समस्या कोई एस्टेब्लिश करने की आती है तो उसको हम समर्थन करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे आपको पहले निवेदन किया कि हमारा एक बड़ा इकोसिस्टम विकसित करने की कोशिश हो रही है, जिसमें मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी साथ में चल रहे हैं और जनप्रतिनिधियों के अपने उनके जो अनुभव है उसका भी हमें लाभ मिल रहा है। कई बार हमारी जनप्रतिनिधियों में जैसे कई लोग, जयंत सिन्हा जी हैं, बाकी लोग हैं, उनसे हमारी बातचीत होती रहती है कि कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है। तो ऐसा ये एक बड़ा कार्य है। मैंने इसे निवेदन किया
उस बड़े काम को अंजाम देने के लिए हम समाज के किसी भी वर्ग से बिना किसी प्रकार का परहेज रखे हुए, कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, हम सब लोगों को साथ, क्योंकि ये देश का काम है, ये किसी एक समूह का काम नहीं है, पूरे देश का काम है। इसलिए कृषि क्षेत्र अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र है, तो जाहिर बात है आबादी भी वहाँ ज़्यादा आश्रित है। उपराष्ट्रपति भी लगातार बोल रहे हैं कि किसानों के बच्चों को उद्योग धंधों में आना चाहिए। आप उसके यहाँ से कोई स्पेशल, कोई विशेष प्रकोष्ठ है जो कृषि आधारित उद्योगों को कैटर करता है? बिल्कुल, इसमें जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि हर जिला में जब हम केंद्र खोल रहे हैं तो वो जिला जो है वो उसमें कृषि क्षेत्र भी आता है, बाकी क्षेत्र के भी आते हैं। तो ऐसे में जैसे हमारा ये सोचना है कि जो बड़ी मात्रा में कृषि जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन होता था, और कोरोना, ये मैंने बात के शुरू में कहा कि ये कोरोना के बाद का एक नया प्रकल्प है, क्योंकि कोरोना काल में जिस प्रकार से एक बड़ी संख्या में पलायन जो वापस लोग गए, तो वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज था उस समय कि हम कैसे वहाँ रोजगार निर्माण करें। तो उस चैलेंज को देखते हुए एक बात ध्यान में आई, हमने सरकार को भी इसके बारे में निवेदन किया कि कैसे वहाँ पर यदि हम कुछ क्षेत्रों में सरकार विशेष प्रयास करे तो वहाँ संभव हो सकता है। तो उस समय कोरोना काल के अंदर आपको ध्यान होगा कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज को ये काम दिया गया था कि आप वहाँ पर लोगों को रोजगार दें, जहाँ जहाँ लोग गए हैं उनका जो डाटा बैंक था उसके आधार पर वहाँ रोजगार निर्माण करने की कोशिश हुई। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ बस गए हैं, वापस नहीं आए हैं। वहाँ लोगों में एक अच्छी बात ये हुई है कि इस दौरान जो यूएनडीपी की रिपोर्ट में भी आया है कि बड़ी संख्या में घरों का निर्माण हुआ है, बाकी वहाँ के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कृषि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या ग्रामीण उद्योग हैं ऐसे लगाए जा सकते हैं। जो श्रीधर बैम्बू जो हमारे इस समय पैटर्न हैं, उनके मन में भी एक कल्पना है कि ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो जीरो टेक्नोलॉजी उद्योग हैं। जीरो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, कोई गैस स्टोव बनाना है, कोई वहाँ के उपयोग की जो वस्तुएं हैं, तो why the villagers have to spend so much of money on the products which are coming from outside villages? तो why not we have the production centers over there only? तो ऐसे में हमें दूसरे मुल्कों से भी सीखना पड़ेगा। जैसे स्विट्जरलैंड का जो उद्योग हैं, कैसे ग्रामीण उद्योगों में किस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ चलती है, वैसे भी और हमारे देश में संभावनाएं भी खूब हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कैसे दूसरे प्रकार की ग्रामीण उद्योग खुल सकते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 65-70% जो लोग आज गांवों में रहते हैं, क्योंकि ये 70% तो पिछले सेंसस का आंकड़ा था, तो जो भी 65-70% जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी आमदनी बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो आमदनी है वो शहरी क्षेत्रों से 1/10 से भी कम है। तो इसलिए अगर उनके अंदर ग्रोथ होती है तो हम कितना बड़े मात्रा में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। तो उस पर पूरा ध्यान है। पूरे जो भारतीय किसान संघ भी हमारे साथ है और बाकी जो संगठन जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, अक्षय कृषि है, बाकी लोग हैं, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोसेसिंग के माध्यम से, तमाम प्रकार के रूरल उद्योगों के माध्यम से ये काम हम करने जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछले 50 साल में एक मानसिकता बन गई है कि हम यहाँ से भाग के शहर की तरफ भागें। दिल्ली एनसीआर एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। आपको नज़र आएगा कि आसपास से लोग आ चुके हैं। तो प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है कि इसमें रफली कितना समय लगेगा? ऑलरेडी रिवर्स ट्रेंड है स्टार्ट, वापसी की शुरुआत हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये विषय सरकारों पर छोड़ दें तो वो तो असंभव काम होगा। लेकिन समाज यदि जिस तरफ आगे बढ़ जाता है और हमारा समाज, भारत का समाज जिस तरफ आगे बढ़ जाता है, और उसमें अगर आप संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो भारतीय मजदूर संघ इस समय देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है
भारतीय किसान संघ एक बहुत बड़ी मात्रा में किसानों का प्रतिनिधित्व करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सामने कोई दूसरा हमारे पास और उदाहरण उस प्रकार का नहीं रहता है। ग्राहक पंचायत है, सहकार भारती ने पूरे देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में एक नए आयाम जोड़ दिए हैं। तो ऐसे मैंने तो केवल 4 संगठनों का नाम लिया, यहाँ तो 20 संगठन हैं विद्या भारती समेत, और इसके अलावा करीब 12 संगठन और हैं जो जैसे एक है वक्रांगी, एक प्राइवेट सेक्टर का वो है उद्यम है, जिसने लगभग देश भर में 10,000 स्थानों पर ई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी हमारे सहयोगी हैं। ऐसे जब समाज में, और हमने कोई रास्ता भी बंद नहीं किया है, और भी लोगों को हम साथ में लेकर के चलने के लिए तैयार हैं। जो स्वदेशी जागरण मंच की रीति नीति रही है, उसमें तो आप इतिहास में जाएं तो हम तो कभी अपने विचारधारा से अतिरिक्त लोगों को भी लेने में परहेज नहीं करते हैं। तो इसलिए वो जो हमारा एक जिसको कहते हैं यूएसपी है, उसका भी हमें बहुत लाभ मिलता है। समाज में सब तरह के लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है जहाँ समाज आगे बढ़ जाता है तो फिर उसके पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं रहती है, और हम जरूर सफल होंगे, और काफ़ी हद तक हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से वातावरण बदल रहा है पूरे देश भर में कि हाँ we are in the middle of the industrial revolution 4, we can become the developed country. We have already removed our multidimensional poverty to a great extent. So वो बात जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो हमेशा ग्रोथ के साथ एक समस्या रहती है, ग्रोथ के साथ इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं, तो हम उस प्रकार की ग्रोथ की कल्पना करते हैं जो सामान्य लोगों के रोजगार के साथ साथ, जिसमें रोजगार भी होगा, जिसमें गरीबी नहीं होगी, जिसमें इनइक्वालिटीज नहीं होंगी, जिसमें एनवायरनमेंट का क्षरण नहीं होगा। ऐसे इस प्रकार के हम औद्योगिकरण, उस प्रकार के हम आर्थिक विकास की सोच रखते हैं। इसमें जैसे जो मैंने आपसे निवेदन किया, इसमें एक विशेष बात यह है कि हमने महिला का एक विशेष, और वेरी फैक्ट दैट अर्चना मीना जी हमारे साथ इस समय शेयर कर रहे हैं डायस, तो ये हर जगह पर हमने जो प्रांतीय समितियां बनाई हैं, उसमें हर स्थान पर सह समन्वयक, अगर कहीं समन्वयक हमें मिल जाए महिला तो रहेंगी, लेकिन सह समन्वयक अनिवार्य रूप से अखिल भारतीय स्तर से लेकर प्रांत के और जिला के स्तर तक जो समन्वयक हैं, सह समन्वयक हैं, वो महिला रहते। तो उसमें इसलिए महिला कार्य को और महिलाओं के बीच में उद्यमिता के विकास के लिए विशेष कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में विशेष तौर पर हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो एक सूची हमने 22 प्रकार के कार्यों की बनाई हुई है, लेकिन उसमें जो विशेष उल्लेखनीय है आपके लिए वो मैं बता रहा हूँ। स्वदेशी और स्वरोजगार मेले हर जगह लगाए जा रहे हैं। अभी भी कनाट प्लेस में भी एक मेला चल रहा है स्वदेशी मेला के तहत। सहकारिता के आधार पर, जैसे मैंने अभी निवेदन किया कि हम कोऑपरेटिव बेसिस पर कोऑपरेटिव्स का विकास करते हुए जहाँ एफपीओस को समर्थन देने की ज़रूरत है, कहीं एफपीओस कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है, तो वो करेंगे। कहीं और विश्व विभाग भी इसमें साथ में शामिल किया है कि हम वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार के नए प्रयोग होते हैं उनको भी हम यहाँ पर आपके समक्ष ला सकें। लेकिन इसका लगातार हमारा समन्वय चलता रहता है। जितने भी संगठन लगे हैं वो सबकी लगातार बैठकें होती हैं और सब लोग मन से लगे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि स्वदेशी जागरण मंच को समन्वय का काम दिया तो स्वदेशी जागरण मंच अकेला कर रहा है। सब लोग बहुत मन से इस काम को के लिए काम कर रहे हैं।